आज हम करेंगे पाठ टोपी शुक्ला। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं राही मासूम रजा। लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, दो चार पंक्तियों में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं पूरा पाठ डिटेल में समझाऊं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जो इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो दो हैं, पहले टोपी और दूसरा है इफन। ये दो कैरेक्टर हैं। इफन मुसलमान है, टोपी हिंदू है। टोपी को अपने यहां यानी अपने घर में इतना अपनापन महसूस नहीं होता, बल्कि जब वो इफन के घर जाता है तो वहां पर उसे बहुत अपनापन महसूस होता है। और इफन के घर पर सबसे वो अपनापन महसूस नहीं करता जितना वो इफन की दादी से करता है। इफन की दादी उसे बहुत अच्छी लगती है, उससे बहुत स्नेह करती है और यहां तक कि उनकी जो बोली है वो भी टोपी को बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ इफन है, जिसके घर में बाकी सब सदस्य तो फिर भी इफन को डांट देते हैं, बोल देते हैं, मार देते हैं, लेकिन उसकी दादी यानी इफन की दादी ने आज तक उसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, डांट तक भी नहीं मारी, बहुत स्नेह करती है। यानी इफन और टोपी दोनों इफन की दादी से बहुत स्नेह करते हैं। इफन की दादी भी उन बच्चों को बहुत स्नेह करती है। और जो ये टोपी और इफन, ये दो नाम है, ये दोनों नाम उनके असली नाम नहीं है। उनके जो असली नाम है उसके बारे में भी पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो निकनेम है वो इस पाठ में है, यानी टोपी और इफन, इसी नाम से इनको पुकारा जाएगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो, शुरुआत में क्या हो रहा है वो भी बता देता हूं। दरअसल शुरुआत के कुछ पैराग्राफ में इफन के बारे में बता रखा है। इफन कौन है, उनके घर में कौन कौन है, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके परिवार के सदस्य, उनके पीढ़ी, ये सारी चीजें इफन के बारे में जान लेना जरूरी है ताकि टोपी की कहानी शुरू हो सके। तो वही देख लेते हैं। इफन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफन टोपी का पहला दोस्त था। इस इफन को टोपी ने सदा इफन कहा है, मतलब इसका असली नाम तो कुछ और था लेकिन उसने हमेशा सदा इफन ही कहा है। और इफन ने इसका बुरा माना, मतलब उसको बुरा लगता था, परंतु वह इफन पुकारने पर बोलता रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे बोलता नहीं था, इसी बोलते रहने में उसकी बढ़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी ये दो भाषाएं हैं जो कि एक तो मुसलमानों की मानी जाती है और एक हिंदुओं की। चलिए, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो, हिंदी एक उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, हिंदवी से निकली हुई ये दो भाषाएं हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। मतलब भाषा या यूं कह लो कि वर्डिंग में फर्क है, बाकी तो सब कुछ एक ही है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों कौन? एक तो मोहम्मद जी और एक कृष्ण जी। तो ये दोनों ही तो जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी न केवल यह है कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए इफन के घर चलना जरूरी है, यानी इफन के बारे में जानना, इफन के घर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, मतलब उसकी आत्मा कैसी है, इफन की आत्मा कैसी है, यह बात जानना बहुत जरूरी है। और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, मतलब उनके घर में परंपराएं किस तरह की हैं, किस तरह के रीति रिवाज वो किया करते हैं, ये सारी बातें जान लेना जरूरी है। तो पहले के दो चार पैराग्राफ्स इसी बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, अभी देखते जाइए। इफन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, मतलब बात तो हम टोपी की करेंगे, लेकिन इफन की कहानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि टोपी की कहानी से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए लेखक कहता है कि इसीलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतना ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। देखो, अब आगे के दो तीन पैराग्राफ में भी यही बात चल रही है कि इफन की कहानी जरूरी है। लेखक बस यही बातें बताया जा रहा है। इफन की कहानी तो अभी शुरू करेगा, अभी एक दो पैराग्राफ और ऐसे ही चलेगा। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा।
न टोपी इरफान की परछाई है न इरफान टोपी की। मतलब ये दोनों अलग अलग किरदार है, दोनों अलग अलग मौलिक किरदार कह सकते हो इनको, या आजाद ख्याल के हैं। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। डेवलपमेंट मतलब विकास। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, मतलब एक तो हिंदू परिवार से है, एक मुसलमान परिवार से, तो दोनों की घरेलू परंपराएं अलग अलग थी। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं। लेखक कहते हैं यहां मैं हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं यह बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? मतलब वो बात भी सच है कि अगर हिंदू और मुसलमान जब मिल जाएं तो हम यही अक्सर देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है ना। लेकिन क्या आप अपने भाई को हर बार यही कहते हो कि हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों भाई भाई हैं? तो ऐसा नहीं कहते ना। तो अगर एक्चुअल में कोई भाई है तो कहने की क्या जरूरत है? और अगर एक्चुअल में भाई नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो फिर कहने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब दिखावा भी क्यों करे? तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ लेखक ने कि हम दोनों भाई भाई हैं। क्या मैं अपने छोटे भाई से ये कहता रहता हूं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, और यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूं और एक कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला, यानी टोपी का नाम ये है, यानी बलभद्र नारायण शुक्ला, और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा, ये दूसरे का नाम है, मतलब इरफान का नाम है। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इरफान। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। अब इरफान की कहानी शुरू हो रही है तो उसके परिवार के बारे में शुरू करते हैं। मतलब एक तो दादा थे, एक परदादा थे। अब ये जो दादा और परदादा है ना, ये काफिरों के देश में, यानी हमारे देश में, हमारे देश को पहले काफिर कहा जाता था। ये बहुत पहले के समय की बात हो रही है। तो वो काफिरों के देश में पैदा हुए। मतलब पहले हिंदू और मुसलमान ऐसा कुछ था ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान इस तरह का तो था ही नहीं। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला क्या है? दरअसल इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थान है। तो वहां पर मेरी लाश ले जाई जाए और वहां पर दफनाई जाए, ये उनकी इच्छा थी। उनकी आत्मा ने इस देश की में एक सांस तक नहीं ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ, यानी इरफान के पिता ही थे जो इस हिंदुस्तान में पहले बच्चे पैदा हुए इनके परिवार में। अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा है कि उनके जो दादा थे, उनके जो परदादा थे, यानी इरफान के, वो तो करबला, मतलब उनकी ये जो लाश थी वहां पर दफनाई जाए, ऐसा उन्होंने इच्छा की। लेकिन इरफान के जब पिता मरे तो उन्होंने ऐसी कोई वसीयत नहीं लिखी। और यहां तक कि उनकी जो दादी थी, उनकी जो परदादी थी, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। यही बात लिखी हुई है आगे देखिए। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, ये उनके पिता का नाम, तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी थी। नमाजी यानी नमाज पढ़ने वाली, ऐसी बीबी थी। बीबी कहते हैं उनको, जो दादी है वो उनको बीबी कहा करते थे। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहां की यात्रा कर आई थी। मतलब ये सब तीर्थ स्थान है, इनकी वो यात्रा कर आई थी। कौन? इरफान की परदादी। जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर करती। मतलब इस तरह की वो परंपराएं करती। जब भी कोई घर से बाहर निकलता तो वो एक तरह के एक टोटका करती इस तरह का, ताकि कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं कोई नजर ना लग जाए, इस तरह की बातें। इरफान की दादी भी नमाज रोजे भी पाबंद थी। मतलब परदादी तो थी ही ऐसी, लेकिन दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, रोज नमाज करती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक एक तरह की एक बीमारी है जो माता के मानी जाती है कि माता ये बीमारी लेकर आती है। तो हालांकि वो मुसलमान थी, लेकिन वो माता के आगे हाथ जोड़ती है कि इस बीमारी से दूर कर दो मेरे बेटे को, इस तरह की एक गुजारिश करती है। यही बात लिखी हुई है। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी। मतलब उनकी जो बोली थी ना वो कुछ इस तरह की थी, ऐसी ही बोलती थी वो। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी, यानी पहले बाल विवाह हुआ करते थे तो वो लखनऊ आ गई थी। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, अपनी बोली या अपनी जो भाषा है उसको छोड़ा नहीं। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। मतलब लखनऊ की जो उर्दू थी वो थोड़ी अलग थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। बस वो ये भाषा ही थी जो उसकी बात समझती थी, बाकी तो कोई और था ही नहीं जो उनकी बातों को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके मन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का कि मैं गाना बजाना करूं, लेकिन मौलवी के यहां गाना बजाना, नाचना गाना, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती। तो वो मन की मन
मन में ही रह गई उसके। तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी इस पर, यानी एक त्योहार कह लो, या इरफान का जब पैदा हुआ तो उसके छठे दिन पर एक त्योहार किया जाता है, एक रीत रिवाज किया जाता है। तो उसकी जब छठी आई पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, मतलब दादा मर चुके थे, उसके बाद ही इरफान आया था। अब मर्द नहीं है घर पर तो थोड़ा फर्क पड़ता ही है इससे, है ना। तो मर्द मतलब बुजुर्ग नहीं था कोई मर्द। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा को नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। अब ये जो नीचे लिखी हुई है ना बातें, ये सब शब्दार्थ हैं। अब आगे के पैराग्राफ में भी इरफान की दादी के बारे में ही बात चल रही है, जिनका बाल विवाह होकर वो लखनऊ आ गई थी। अब स्थिति ये थी कि वहां का जो खान पान था, मतलब अपने मायके का, वो तो बहुत मजेदार था, या यूं कह लो कि उसको बहुत पसंद था। लेकिन यहां पर आकर, यानी लखनऊ में आकर, वो उस खाने के लिए तरस गई थी, क्योंकि वहां पर ऐसा खाना मिलता नहीं था। जब भी वो मायके जाती तो उस खाने को जी भर कर खा के आती। इस तरह से ये बातें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी लिखी हुई है कि जब उनकी मौत सिर पर आई या मरने वाली थी, तब उनके बेटे यानी इरफान के पिता ने पूछा कि क्या तुम्हें भी करबला ले जाया जाए, मतलब क्या तुम्हारी भी इच्छा यही है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहती, मैं तो अपना घर जाना चाहती हूं, मुझे तो हिंदुस्तान में ही दफना देना, और मेरी लाश अगर तुम्हारे संभल में नहीं आ रही तो मेरे घर तक पहुंचा देना। अब वो घर की बातें याद करती है, और घर की बातों में कुछ बातें लिखी हुई है कि उसका घर कैसा है, कराची में है, और वहां पर क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम यहां तक पढ़ेंगे। देखिए, इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर उस दही के लिए तरस गई थी, जो घी पिलाई हुई काली हड्डियों में असामियों के यहां से आया करता था। असामी मतलब अमीर लोगों के यहां से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ के जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता था, मतलब मौलवी बन के रहना पड़ता था, यानी मुसलमान कह लो। अपने मियां से, यानी अपने पति से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं 24 घंटे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही, मतलब उनकी दादी की। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, यानी एक इस तीर्थ स्थान पर जाएगी या नजफ वाले तीर्थ स्थान पर। तो वो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जब तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। मतलब इस तरह की बोली में वो बोली, मतलब अगर तेरी से लाश ना संभले तो मेरे घर में वापस भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब उसका घर कहां है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन मतलब जो जिसका कोई भी रखवाला ना हो, ऐसा घर, उसको एक विभाग उसको संरक्षित करता है, उसको उसका अपना लेता है, या यूं कह लो कि उसकी रक्षा करता है, तो उसको कहते हैं कस्टोडियन। तो वो कस्टोडियन का हो चुका है उनका घर। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है कि वो घर कहां पर होगा, किसके हाथ में है। इस मरते वक्त उनको ये बातें याद नहीं थी। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, और यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। मतलब लेखक इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसीलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आ गया, मतलब बीजू एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ है, उसको वो याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई, मतलब वो यादें याद करने लगी अपने पहले की। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, यानी हिंदुस्तान की एक जगह है, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। मतलब जो जहां पर उनके पिता थे वहीं पर उनकी माता यानी कि इरफान की दादी को दफनाया गया। इरफान स्कूल गया हुआ था, नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। और ये पहले ही बता चुका हूं कि बीबी इरफान की दादी को कहा जाता है, इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। बच्चों, नमाजी का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। इरफान तब चौथे में पढ़ता था, यानी चौथी क्लास में पढ़ता था, और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था, बहुत प्यार करता था। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी, अपनी छोटी बहन नुजहत, ये छोटी बहन का नाम है नुजहत, से भी था। परंतु दादी से वह जरा ज्यादा ही प्यार किया करता था। अब दादी से ही वो इतना प्यार क्यों करता था? क्योंकि बाकी के जो सदस्य है ना, वो उनको डांट दिया करते थे, मार दिया करते थे। यही बात लिखी हुई है। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। बाजी यहां पर लिखा हुआ है, बाजी मतलब बड़ी बहन, तो बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाते रहते थे, मतलब उस पर कुछ ना कुछ फैसला सुनाया ही करते थे। नुजहत यानी उसकी जो छोटी बहन है को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी, यानी बिगाड़ने लगती थी उसकी कॉपियां। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम, डाकू,
अनारपरी। दरअसल ये कहानियां हैं, इनकी कहानियां वो सुनाया करती थी। कौन? इरफान की दादी। किसको? इरफान को। तो यही लिखा हुआ, वह रात को उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बहरा बुर्ज, अमीर हमजा, गुलाब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। अब ये जो लाइन है ना, ये जो आगे भी लिखी हुई है, ये दादी कुछ कह रही है इरफान से, मतलब कहानी सुना रही है और कुछ इस तरह से शुरू करती है कि सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी हुई कहती हूं कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। मुल्क मतलब देश। आगे देखिए, अब वो इस तरह की कहानी वो शुरू करती है। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया, मतलब वो इस तरह की अजीब वो गरीब भाषा बोलती थी, तो वो कभी हंसा नहीं इस बात पर। हालांकि बाकी के सदस्य इस भाषा से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे या हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस भाषा को ना सिखाएं, इस बोली को ना सिखाएं जो उसकी दादी की थी। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। अब्बू यानी इरफान के पिता। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। क्या कहती? अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे बोले लगे हो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोले हो। इस तरह की बातें वो समझाया करती थी। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती, फिर से कहानी सुनाने लगती। अब वो कहानी सुनाते हुए क्या कहती? वो बादशाह का किस्सा कि तुरते एक तो हिरन मार लिया, वो मतलब एक दो हिरन मारा। इस तरह की वो कहानी है, ज्यादा डिटेल में लिखी भी नहीं हुई यहां पर। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। मतलब टोपी भी जब उनके घर आया करता था तो उसकी दादी भी उससे इसी तरह से बातचीत करती थी। तो ये जो बोली थी ना, टोपी के दिल में उतर गई। टोपी को बहुत अच्छी लगती थी ऐसी भाषा। इरफान की दादी उसे अपनी मां की पार्टी की दिखाई देती थी, मतलब उसको अपनी मां जैसी ही लगती थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, मतलब टोपी अपनी खुद की दादी से नफरत करता था, बहुत ज्यादा नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी, मतलब इरफान के जो पिता हैं वो और टोपी की दादी दोनों एक जैसी भाषा बोलती थी, इसीलिए उनको नफरत थी ऐसी भाषा से। अब आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि टोपी जब इरफान के घर जाता तो इरफान के जो बाकी के घर के सदस्य हैं उनके पास जाने की कोशिश नहीं करता, वो उनकी दादी के पास ही जाने की कोशिश करता और वहीं बैठता। लेकिन कभी कभार वो उनके पास चला भी जाता तो उसका बहुत मजाक बनाया जाता। तब दादी उनको कुछ समझाती है। समझाती क्या है कि तू उनके पास क्यों जाता है, मेरे पास बैठा कर, वगैरह वगैरह, इस तरह से बातें समझाती है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। जब वह इरफान के घर जाता यानी टोपी, तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी, इरफान की अम्मी का मतलब इरफान की माता और बाजी मतलब बड़ी बहन से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता अलबत्ता यानी फिर भी, वे दोनों फिर भी उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, मतलब वो छेड़ती रहती थी उसकी बोली पर। परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। क्या कहती? तो काहे जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, मतलब वो डांट कर भी कह रही है ना तो भी मीठा लगता उसे। और वो जो डांट है वो अमावट बन जाता, मतलब वो डांट, अमावट का मतलब आम के एक मीठा पदार्थ होता है उसको कहते हैं अमावट। और तिलवा, तिलवा बन जाता, तिलवा यानी तिल के लड्डू बन जाते हैं, यानी वो भी बहुत अच्छी लगती डांट, कहने का मतलब ये था। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही है, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, मतलब उसको पता नहीं है, क्योंकि उर्दू में ऐसा बोला जाता है, मां को अम्मा ही बोला जाता है। लेकिन वह फिर समझ गया कि माता जी को ही कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा। इस तरह से अम्मा, अब्बू, बाजी, इस तरह की शब्द वो बोलता रहता था। फिर एक दिन गजब हो गया। अब गजब क्या हुआ? टोपी उनकी भाषा तो सीख रहा है धीरे धीरे, वो बात को समझ भी रहा है और उसके जो होठों पर, उसकी जुबान पर वही शब्द जो बैठ गए। तो एक बार गजब ये हुआ कि घर में उसने अपनी माता को अम्मा कह दिया। अब वो सब हैरान, यानी टोपी के घर वाले, कि ये क्या कह दिया। तब उससे पूछा कि तू किससे सिखाया। तब उसने थोड़ा बहुत बताया इरफान के बारे में। तो अब उसकी इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई और लास्ट में ये कहा गया कि आगे से ये बोली बोल मत दियो। इस तरह की बातें उसके साथ हुई। और यहां तक कि उसका जो भाई था यानी टोपी का भाई एक झूठ भी बोल देता है कि इसने थोड़े दिन पहले कबाब भी खाया है, ऐसा उसने कह दिया। हालांकि झूठ था, हालांकि खाया उसी नहीं था, लेकिन वो झूठ बोलकर अपने आप का बचाव कर लेता है और टोपी को फंसवा देता है। ये स्थिति हो गई। तो ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखिए, एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, ये कौन है? ये टोपी के पिता हैं, जिनका नाम है डॉक्टर है भृगु नारायण शुक्ला, ये उनके नाम है। नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। 20वीं सदी प्रवेश करने का मतलब उनका जो खाने पीने का ढंग था ना, वो पहले चूल्हे पर हुआ करता था। अब नया जमाना है, यानी 20वीं सदी चल रही है, तो 20वीं सदी में जैसे एक टेबल लगाकर, कुर्सी लगाकर बैठते हैं, वैसे ही बैठना शुरू हो गया। तो वही बात लिखी हुई है कि उनके घर में भी 20वीं सदी का प्रवेश आ गया, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, थालियां मतलब जैसे चौके पर लगती थी वैसी थालियां यहां टेबल पर भी लगने लगी। लगती तो थालियां ही थी पर चौके पर नहीं।
उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा, उसे मतलब टोपी को। राम दुलारी जो उसकी माता है खाना परोस रही थी। माता किसकी? राम दुलारी माता है टोपी की। तो वो खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी, मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं उसकी परंपराओं की दीवारें तो डोलने लग गई। ये लफ्ज तुमने कहां से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी कौन है? ये टोपी की दादी का नाम है सुभद्रा देवी, और उसकी जो माता का नाम है वो राम दुलारी है। ध्यान से देखना लफ्ज। अब टोपी की जो दादी ने कहा ना कि ये लफ्ज कहां से आया, तो टोपी को ये बात समझ नहीं है कि लफ्ज क्या होता है। तो टोपी की आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है मां? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। ई हम इफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। तय कौनो मियां के लड़का से दोस्ती कर लिए के बाइका रे? मतलब क्या तुमने मियां के लड़के यानी मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर ली क्या? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई, मतलब राम दुलारी उसकी माता बहुत गुस्सा हो गई। बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी, मतलब उनकी जो दादी थी वो अपनी बहू यानी इफन की माता पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा ही बदल गया, मतलब जहां लड़ाई हो रही थी टोपी के ऊपर, वहां अब आपस में ही लड़ पड़े। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली। अब यहां पर ये जो बात लिखी हुई है ना वो समझो। टोपी के पिता को जब ये बात पता चली कि इसकी दोस्ती इफन से हो गई है, इफन के जो पिता है ना वो कलेक्टर हैं, तो उसके पिता को जब ये बात पता चली यानी कि टोपी के पिता को, तो वो बड़े खुश हुए, यानी उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया। यही बात लिखी हुई है कि इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, मतलब खुश हो गए और थोड़ी मिठाइयां ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। अब मिठाइयों के साथ साथ कुछ कपड़े भी आए थे, लेकिन टोपी की दुर्गति कैसे हुई? दरअसल उसके लिए कपड़े तो नहीं आए, लेकिन उसके जो बड़े भाई को जो कपड़े दिए गए वो उसको पसंद नहीं आए। तो पसंद नहीं आए तो उसने टोपी को दे दिए। अब टोपी को इस बात का गुस्सा आया कि मैं किसी की उतरन क्यों पहनूं, मतलब मैं किसी के लिए लाए गए कपड़े को मैं क्यों पहनूं। तो उसने क्या किया, अपनी नौकरानी के बेटे को दे दिए। अब नौकरानी का बेटा तो खुश हो गया, नए कपड़े मिल गए। तो ये ऐसा ही कोई हम पढ़ेंगे, देखिए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी जो उसकी दादी थी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई, मतलब वो जो लड़ाई हो रही थी वहां पर, तो वो तो मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा, मतलब उसी अम्मा वाले शब्द को बोलने पर। और जो मैं अभी बात कर रहा था कपड़ों वाली, वो आगे आएगी। अब उसकी माता ने पिटाई करते हुए क्या कहा कि तय फिर जाए बोकरा करे, यानी उसके घर फिर जाएगा। तो टोपी ने कहा, हाँ अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी में लियो। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे, मतलब ये जो मुन्नी बाबू और भैरव हैं ये उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और उनके बड़े भाई हैं। हमें एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। इसका मतलब है कि मुन्नी ये कह रहा है कि एक दिन मैंने इस रहीम कबाबची जो है, कबाबची का मतलब कबाब बनाने वाले, रहीम कबाबची की दुकान पर इसको कबाब खाते हुए भी देखा है। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, इन्हीं बात को झूठ बोल दिया। अब उसने कहा कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना से 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि मुन्नी ने यह काम किया था। क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी, मतलब मुन्नी बाबू ने एक इकन्नी दे दी थी। इकन्नी मतलब एक आना दे दिया था, ये करेंसी उस टाइम की। तो एक आना रिश्वत दे दी थी कि टोपी किसी को बोले नहीं। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था, यानी वो किसी को बताता नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी, मतलब घर परिवार में नहीं कभी बोला था। तो टोपी ने कहा, तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, मतलब क्या तुमने मुझे कबाब खाते हुए देखा है? ना देखा रहा वो दिन, मतलब ये बात मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने यह सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा, मतलब ये बात झूठ बोली जा रही है। ये बात टोपी ने बार बार गुजारिश करके कही, हालांकि कौन विश्वास करता उस पर। बच्चों बाजी का अर्थ क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सही होते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये बात हो गई, मतलब उसकी मार पिटाई हो गई। अब अगले दिन जब स्कूल गया तो इरफान से मिला, इरफान को वो सारी बातें बताई। इरफान और जो टोपी है वो अब स्कूल को बंक करके एक जगह चले गए और कुछ फल फ्रूट खरीदे और वहां पर वो खाने लगे। और उस टाइम वो बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? टोपी कहता है, क्या हम अपनी दादियां बदल नहीं सकते कि तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए? अब इरफान कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दादी मुझे बहुत प्रिय है, या इस तरह की बातें और भी कही। लेकिन टोपी बार बार कहता रहा कि नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो इरफान मानने को तैयार नहीं था, टोपी भी मानने को तैयार नहीं था। तो इरफान ने कहा, अरे वो मेरी दादी ही सिर्फ थोड़ी है, वो मेरे पिता की मां भी तो है।
तब उस बात को वो समझा, यानी टोपी समझा, और वहां पर वो शांत होता है। तो ऐसे कुछ यहां लिखा हुआ देखिए, उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी हो भी नहीं सका था कि वो झूठ और सच, ये मतलब भोला भाला सा रहा। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, मतलब वो उनसे बड़ा होना चाहता था, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं थी, वो तो अब ताउम्र उनसे छोटा ही रहेगा, यही बात लिखी हुई है। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया जुग्राफिया का मतलब होता है भूगोल शास्त्र, ये जो सब्जेक्ट है इसका घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था, मतलब कबाब वगैरह तो ये दूर की बात रही। बैठे बैठे टोपी ने इरफान से कहा, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमारी तोहरे घर चली जाए। हमारी दादी तो बोलियो तू ही लोगन का बोल रही थी, मतलब तुम्हारी, मेरी जो दादी है वो तुम्हारी जैसी बोली बोल लेती है। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 भुज की कहानी आती है? ये बात इरफान ने कहा, पूछा। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते, मतलब क्या तू मुझे एक दादी नहीं दे सकता? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी, मतलब वो पता है कि नहीं होगा ऐसा। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। यह बात टोपी के समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? ये बात इरफान ने पूछा। टोपी ने कहा, हां। तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरे हो। ये बात टोपी ने कही कि मेरी दादी तो नहीं मरेगी। मरेगी कैसी नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। अब इरफान की दादी जो मर चुकी है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो कहानी चल रही थी अब यहां पर आती है। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। जिम्नेजियम व्यायामशाला होती है, तो वहां पर चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। अब टोपी जब इरफान के घर जाता है तो वहां सन्नाटा था, सन्नाटा तो होना ही था, और लोग भी कुछ ज्यादा ही थे वहां पर मिलने जुलने वाले। घर भरा हुआ था, रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। मतलब उस घर में चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन टोपी के लिए घर तो खाली ही था, क्योंकि दादी नहीं थी। जबकि उसे दादी का नाम तक भी मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। मैंने पहले ही बताया था कि वो वहां पर चीजें नहीं खाया करता था, कबाब वगैरह तो बहुत दूर की बात है। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, मतलब प्रेम होता है ना जहां पर, वहां खाना पीने की ही पाबंदी नहीं होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि खाना पीना होगा तो ही प्रेम होगा। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। वो दोनों लगभग एक जैसे थे। वो एक जैसी क्या चीजें थी उनके अंदर, देखो यहां लिखा हुआ है। इरफान के दादा जीवित होते, वो आगे लिखा हुआ है, वैसे एक दो लाइन और भी है। वैसे इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह से न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। टोपी के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि वो इरफान के घर क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर उसको प्यार मिल नहीं रहा है जो उसको इरफान के घर में मिल रहा है। तो यही बात है, उसके घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। कौन? टोपी और इरफान की दादी, ये दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, मतलब दोनों में समानता हो गई, एक जैसे बन गए थे। वो दोनों में एक जैसी चीजें क्या क्या थी? दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी थे, क्योंकि वहां पर उनकी कदर नहीं थी। अपने अपने घरों में भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे के अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता, मतलब ऐसा टोपी ने कहा। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, मतलब ये बात कह दी। अब इरफान के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता भी नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि टोपी अब और अकेला हो जाता है। मतलब टोपी इरफान की दादी के मरने से तो अकेला है ही, हो ही गया है, लेकिन अब और भी अकेला हो जाता है जब इरफान दूर हो जाता है उससे। कैसे दूर होता है? दरअसल इरफान के जो पिता कलेक्टर थे उनकी बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब वहां पर दूसरे कलेक्टर आते हैं उसी घर में, क्योंकि उनकी किसी और की बदली हो जाती है वहां पर। अब उनके जो बच्चे थे, यानी उनके जो बच्चे थे वो 3 थे। उन तीनों में एक तो बहुत छोटा था, एक बहुत बड़ा था, और एक था तो उसकी समान की उम्र का। किसकी समान की उम्र का? यानी टोपी की समान की उम्र का।
लेकिन उससे उसकी दोस्ती नहीं हो पाई। कारण शायद यही था कि उनके बच्चों को पता था कि मेरे पिता कलेक्टर हैं, इस बात को लेकर तो वो उनसे दोस्ती कर भी नहीं पाया, ना उनकी दोस्ती हुई, बल्कि एक दो बार तो उनकी लड़ाई और हो गई थी। वही बात यहां पर लिखी हुई है, देखिए। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह अब किसी ऐसे लड़की से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। मतलब वो अब एक कसम खाता है कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करूंगा ही नहीं जो बदली करते हैं, मतलब उनके पिता की बदली हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत दुख होता है। अब 10 अक्टूबर सन 45 को यूं तो कोई महत्व नहीं था, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व था। क्यों? क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। अब इरफान की दादी तो चली ही गई थी, उससे वो अकेला हो गया था, लेकिन इरफान भी अब चला गया, तो अब तो वो बिल्कुल अकेला हो गया। इसीलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर जिसका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। एक उनके नाम भी लिखे हुए हैं, डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी में बातचीत करता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों में इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। अब कलेक्टर के बेटे हैं तो ईगो तो होगी ही थोड़ी बहुत, अगर उनके मन में है तो। किसी ने टोपी को मुंह तक नहीं लगाया, यानी दोस्ती तक नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, क्योंकि माली और चपरासी तो उनकी तो ड्यूटी थी उसी घर में, तो वो तो उसको पहचानते थे टोपी को, इसीलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई, मतलब कैच कर ली। हाउ इज दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, मतलब उसको पता नहीं हाउस दैट का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, उसको बस इतना पता है कि मैं अंपायर हूं, हाउस दैट कोई बोलेगा तो मुझे उंगली उठानी है। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया, मतलब उसका असली नाम तो यही था। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। अब उसका जवाब देते हैं कौन? टोपी, भृगु नारायण। बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी, मतलब अंपायर माली को बुलाया, और ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज, मतलब क्या कोई हमारे चपरासियों में से कोई है? तो उसने जवाब दिया, नहीं साहब। अंपायर ने कहा, क्या कहा? शहर के मशहूर डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। अब इतना हेड माली को समझ में आ गया था कि यस सर, नो सर इस तरह से बोलना है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान गया था। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। टोपी अकड़ गया, मतलब ये क्या बोल रहा है, मुझे क्लमजी क्यों बोल रहा है? इस तरह की वो जब वो बातें बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो वो थोड़ा अकड़ जाता है। तनी जमनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो, मतलब नाचने लगोगे एक लपड़ में। ओह यू! बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, मतलब मार पिटाई शुरू हो गई। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, कौन? टोपी। परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एल्सेशियन को शुष्कार दिया, एल्सेशियन कुत्ता, और शुष्कार का मतलब आवाज लगा दी। अब वो उसके पीछे पड़ गया, कौन? कुत्ता। किसके? टोपी के। और उसको काट भी लिया। काटने के बाद उसे इंजेक्शन लगे, और इंजेक्शन लगने के बाद वो फिर उस तरफ मुंह करके नहीं आया, यानी टोपी। पेट में 7 सुइयां भूंकी तो टोपी के होश ठिकाने आए, और फिर उसे कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी। अब देखो, वहां से उसको प्यार मिल रहा था, कहां से? इरफान से, इरफान की दादी से। अब वो तो रहा नहीं। अब दूसरी तरफ अब वो जाए तो जाए कहां? अब उसकी नौकरानी जो है वो उससे बहुत प्यार करती है। किसकी नौकरानी? टोपी के घर में ही एक नौकरानी है, और उनका एक बच्चा भी है, तो वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, एक दोस्ती भी उससी हो गई है, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं अब। तो इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि इंसान को या एक किसी बच्चे को जब अपने घर से प्यार नहीं मिलता ना, तो वो दूसरों की तरफ झांकता है, जहां से उसको अपनापन महसूस हो वो वहीं पर ही लगाव लगाता है, और यही पाठ का उद्देश्य है। देखिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, मतलब सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ करता है जैसा टोपी के साथ हुआ करता है। मतलब टोपी को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती, ऐसे ही सीता अपने घर में, यानी उसका खुद का जो घर है, वहां पर भी उसको हर कोई डांटता रहता है। यही बात लिखी है, तो दोनों एक जैसा महसूस करते हैं, इसीलिए उनकी दोस्ती भी हो जाती है। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक मत किया करो बाबू, मतलब टेंशन मत लिया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। सीता यानी नौकरानी, नौकरानी ने उसे समझाया। बात यह हुई, अब बात क्या थी वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, कि वो जो कपड़े आए थे और उसके बड़े भाई को मिल गए, उसने पसंद नहीं किए, तो उसको इस तरह की जो बातें मैंने कहानी सुनाई थी पहले, वो अब आई है यहां पर। देखो क्या लिखा हुआ है। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना।
टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, मतलब मुन्नी बाबू का कोट जो उसका उतरा हुआ कोट बिल्कुल नया था। हालांकि मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, मतलब पसंद तो नहीं आया लेकिन था तो वो उन्हीं के लिए, तो था तो वो उतरन ही। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। अब एक दूसरी नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया, केतकी तो बड़ा खुश हुआ। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, मतलब टोपी को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सर्दी है ना, ये सर्दी में ये जाड़ा ही खाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा अब, मतलब पहनने के लिए। हम जाड़ा उड़ा ना खाएंगे, मतलब ये बात टोपी ने कही। भात खाएंगे, भात मतलब चावल, चावल खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, ये बात सुभद्रा देवी बोली। अब ये सुभद्रा देवी कौन है टोपी की, एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिश्ते नाते भी याद करते चले जा रहे हैं। आगे देखो, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, यानी उनके बड़े भाई ने। ताका हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। राम दुलारी उनकी माता। बच्चों, जुग्राफिया कौन सा सब्जेक्ट बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। तू 10वां में पहुंच गाइल बाड़, सीता ने कहा। तू है दादी से डर रहा हो, कितने नाचना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि तू 10वीं में पहुंच गया है, तू इतना बड़ा हो कि दादी से टकरा रहा है। अच्छा नहीं है कि नो हो तो दादी बाड़ी, मतलब तुम्हारी दादी बड़ी है तुमसे। सीता ने, यानी उनकी नौकरानी ने बड़ी आसानी से, बड़ी प्यार से समझाया। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी, मतलब 10वीं में पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। क्यों? दरअसल हुआ यह कि जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचा, उसके बाद उसको 10वीं में पहुंचने के लिए 3 साल लग गए। 3 साल फेल हुआ वो। अब ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत फिसड्डी था, या यूं कह लो कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, या उसको पढ़ने लिखने का मन नहीं था। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो फेल होता रहा। उसका कारण कई है। पहला कारण तो यह था कि जब भी वो पढ़ने बैठता तो घर के सारे काम उस पर थोप दिए जाते, मतलब कभी ये ले आ, कभी बाजार से वो ले आ, वगैरह वगैरह, इस तरह के काम दिए जाते। एक बात तो ये थी। दूसरा, जब एग्जाम आ गए थे तब वो बीमार भी हो गया था। इस तरह के 2-3 साल वो हर बार ऐसा ही होता रहा उसके। लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसको चुभ गई। अब उसने ठान लिया कि इस साल तो मैं पास होकर ही रहूंगा। हालांकि उस साल भी कोई दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत हो गई थी? उनके जो पिता थे, यानी टोपी के पिता, इलेक्शन में खड़े हो गए। इलेक्शन हो रहे थे तो ऑब्वियस बात है घर में आना जाना लगा रहेगा। उस माहौल में पढ़ाई हो कैसे? तो वो तब भी नहीं पढ़ पाया था। लेकिन जब वो हार गए तो सन्नाटा छा गया घर में। तो उस टाइम थोड़ा बहुत टाइम उसे मिला, या यूं कहें कि थोड़ा बहुत वो पढ़ पाया और पास होने लायक नंबर ला सका। तो ये बात लिखी हुई है यहां पर, देखिए। तो सीता ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था। मैंने आपको 3 साल बताया, वैसे वो 2 साल फेल हुआ था। 9वें में तो सन 49 में ही पहुंच गया था, लेकिन 10वें में सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे, यानी उनके जो बड़े भाई थे वो तो फर्स्ट आए थे, और भैरव छठी कक्षा में फर्स्ट आया था। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया, मतलब वो एक भाई फेल हो रहा है, बाकी भाई फर्स्ट आ रहे हैं। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी यानी बुद्धू था, ऐसा नहीं था। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव, जो उसका छोटा भाई है, उसने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले, मतलब कॉपियां ही फाड़ डाली। इस तरह की दिक्कतें उसको सहनी पड़ रही थी। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया, मतलब ये 3rd डिवीजन में पास हुआ तीसरे साल। 2 साल उसको फेल होना पड़ा। 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पे चिपक गया, मतलब 3rd डिवीजन में भी क्या पास होना, ये तो एक फेल बराबर है। इस तरह की बातें उसको सुननी पड़ती थी। परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ कितनी मुश्किलें थी। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। ये 49 में जब 9वीं कक्षा में था तब वो फेल हो गया था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, जो सब बाकी तो 10वीं में पहुंच गए, वह रह गया। वह तो बस अब पिछली कक्षा में ही रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे, यानी 8वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना पड़ा। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है, मतलब बेइज्जती कितनी होती है। उसके दोस्त 10वीं में थे, यानी वो तो 1 साल आगे और चले गए थे 10वीं में। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। मतलब ऐसा नहीं था कि जो उसकी कक्षा में थे, जो उससे जूनियर थे, वो अब बराबर के हो गए हैं, उनसे वो दोस्ती कर नहीं पाया। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता, मतलब थोड़ी शर्म सी आती। उस पर सितम यह हुआ कि सितम यानी एक मुसीबत और आई कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, मतलब कमजोर लड़कों को अगर समझाना भी होता ना तो टोपी की मिसाल दी जाती।
क्या क्या कैसी मिसाल कि अरे पढ़ लो, नहीं तो इसी की तरह ऐसे ही क्लास में बैठे रहोगे, इसी क्लास में फेल होते जाओगे। इस तरह की बातें वो कहते। क्या कहते टीचर, वो लिखा हुआ है, क्या मतलब है शाम राम अवतार या मोहम्मद अली, मतलब इस तरह के नाम पुकार कर कमजोर बच्चों के वो कहते कि बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। दर्जा मतलब क्लास, क्लास हंस पड़ती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे, मतलब जो अभी उसके बराबर आकर बैठ गए हैं। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, यानी फिर से वो फेल हो गया, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंधा हो गया। मतलब बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। क्योंकि 10वें में तो वाले जो बच्चे थे वो अब 11वें में पहुंच गए, वो और आगे चले गए हैं। 8वें वाले 10वें में थे, अब 8वें वाले 10वें में पहुंच गए। 7वें वाले उसके साथ थे, अब 7वीं में जो थे वो अब उसके साथ आ गए थे। तो एक तरह से वो सबसे बड़ा लड़का बन गया था उनके बीच वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। अब आगे के पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि उसकी बहुत बेइज्जती की जाती थी, टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा। टीचर के द्वारा जो बेइज्जती थी वो लिखी भी हुई थी और भी लिखी गई है आगे भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो मॉनिटर था उसने कुछ ऐसा ताना मारा कि टोपी के दिल को चुभ गया। वो ताना क्या था, दरअसल वो ये था कि वो मॉनिटर कहने लगा कि तू हमसे क्या दोस्ती करने में लगा रहता है, तू तो 8th वालों से दोस्ती कर ले, क्योंकि अगले साल तो तुम्हें 8th वालों के साथ ही तो बैठना है यहीं पे, तो उनसे जाके दोस्ती कर। ये बात टोपी को दिल में चुभ गई। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइफाइड हो जाए या टाइफाइड की जैसी और भी बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन इस साल मैं पास होकर ही दिखाऊंगा। तो यही बात लिखी हुई है, देखिए। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मतलब घर में तो अकेला था ही, सब कुछ होते हुए भी वह स्कूल में भी अकेला महसूस करने लगा। मास्टरों ने उसको नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर उससे जवाब ही ना पूछता। क्यों पूछता? क्योंकि उसको पता है कि ये वैसी फालतू है, कोई यहीं पे बैठना है, इसको कुछ भी आना जाना है नहीं। इस तरह के इग्नोर करने लगे मास्टर। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, मतलब उसकी बेइज्जती हुई करते हुए क्या कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को, यानी बाकी के जो लड़के हैं, उनको तो अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूंगा, पार साल यानी अगले साल पूछ लूंगा, तुम तो यही हो। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। मतलब था वो काले रंग का, लेकिन शर्म से वो लाल हो गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया, मतलब और ज्यादा शर्म आने लगी। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी नहीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, मतलब छोटा ही था, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं, बीत गए हैं, अब उसकी हाइट बढ़ गई है। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा, मतलब एक बात कही जो तीर की तरह चुभ गई, कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, मतलब बहुत तड़प उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था। वही नाम है, ये वहीद जो शब्द है लिखा हुआ, ये नाम है। मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में क्या घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है, मतलब तुम तो 8th वालों के साथ रहोगे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। अब बच्चों, इस पाठ में एक हाथापाई हुई थी, किसके बीच हुई थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी पाठ को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सही होते हैं। देखो, अब बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण, यानी उनके पिता, टोपी के पिता नीले तेल वाले, खड़े हो गए। ये उनके पिता की एक खासियत है कि वो नीला तेल बेचते थे, ये इसलिए लिखा जाता है। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त होने का मतलब हार गए वो, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसीलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, मतलब खुश हो गई। खुश तो होते हुए एक ताना भी मारा। ताना क्या मारा, भगवान नजरे बंद से बचाए, मतलब कोई नजर ना लगा दे, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, मतलब तीसरे दर्जे में ही सही, लेकिन कम से कम पास तो हुए। ये एक तरह का ताना था कि 3 साल में पास हुआ है और 3rd डिवीजन लेकर आया है, तो रफ्तार अच्छी है। ये एक व्यंग्य किया है उस पर। मतलब साफ सा था कि टोपी को अपने घर में भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा, इसीलिए वो कभी इफन के पास, कभी इफन की दादी के पास, कभी नौकरानी के पास, यहां जाकर वो अपना प्यार पाना चाहता है।
बच्चों आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। लेकिन ये मिलेंगे कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th बी। ये नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको ये तीनों चीजें एक ही जगह पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी, तो ये जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसके पिता का तबादला हो गया था? बच्चों आपको हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किसके पिता का तबादला हो गया था, यानी बदली हो गई थी। आपके ऑप्शन ए टोपी के, इरफान के, नौकरानी के या किसी के नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इरफान के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन दोनों दूध देने वाली गायें चलाती थी? आपके ऑप्शन ध्यान से जवाब देना। पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण, बी टोपी और इरफान, सी कोई नहीं, या डी अवतार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी, यानी मायके क्यों जाना चाहती थी? आपके ऑप्शन, खुली हवा में सांस लेने के लिए, दूध दही और घी खाने के लिए, सी दोनों, या डी कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी ए और बी दोनों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, टोपी कौन सी कक्षा में 2 बार फेल हुआ था? आप आसान सा है, जवाब दे दीजिए। ऑप्शन ए 8वीं, बी 10वीं, 9वीं, या कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इस फ्री क्रैश कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।